कहते हैं चंडीगढ़ में बनाना है तो चंडीगढ़ में तो हरियाणा का हिस्सा भी है 40%। किस नाम की 12 एकड़ जमीन दे रहे हो आप? इसी सदन को आप एक्सटेंड करो। जब हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो इसमें एक विधानसभा क्यों नहीं बन सकता? क्यों छोड़ रहे हो? या ये क्योंकि हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला पानी है, दूसरा टेरिटरी है जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्कूलों में टीचर नहीं है, चाहे हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। एक सड़क जो हमने मंजूर कर दी थी उसे 10 साल से रोका हुआ है, तो ये अपने आप दर्शाता है कि क्या नीयत इनकी है। पर इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर इस वर्गीकरण का सत्यानाश करने का काम किया था, और वो जो बद्दुआएं उन लोगों की हैं जब इन्होंने पैरवी नहीं की। ऐसा ही हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पंजाब के भी खिलाफ आया था, परंतु पंजाब के लोगों ने रातों रात विधानसभा का सेशन बुलाकर उसको एक्ट का रूप देने का काम किया, जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया नहीं आप ऐसे करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपका साथ दूंगा। हरियाणा प्रदेश सबसे पहला राज्य बना वर्गीकरण को लेकर। कोई बात नहीं, आपने वर्गीकरण कर दिया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे, लेकिन आप डिवाइड एंड रूल ना करें, उनको भी कुछ देने का काम करें। आप बैकलॉग क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? कि कोई अलग फ्लाइंग बनाई जाए जो कि नशा बेचने वालों पे सख्त कार्रवाई करे। एक ये मेरा मेन मुद्दा था। राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं? सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। देखिए, मैं सुबह भी कह चुका, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, डायरेक्शनलेस है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, कोई अचीवमेंट नहीं बताई, और आगे का फ्यूचर कोई वो नहीं दिखाया। जो आज हरियाणा जिस प्रकार से है, किसान मजबूर हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा, MSP नहीं मिल रही, ये सब इन्होंने ये बात रखी है ना। इस वास्ते कोई इसमें निरस जो है अभिभाषण है। नए विधानसभा भवन को बनाने को लेकर के जमीन का मामला था, अब उसको मंजूरी मिल गई है पर्यावरण विभाग से कि वो अदला बदली करी जा सकती है। देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि अगर ये कहते हैं चंडीगढ़ में बनाना है तो चंडीगढ़ में तो हरियाणा का हिस्सा भी है 40%। किस नाम की 12 एकड़ जमीन दे रहे हो आप? इसी सदन को आप एक्सटेंड करो। जब हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो इसमें एक विधानसभा क्यों नहीं बन सकता? क्यों छोड़ रहे हो? या ये क्योंकि हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला पानी है, दूसरा टेरिटरी है जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है पंजाब के साथ, तीसरा राजधानी है। पहले 2 का फैसला करो। ये फैसला करने का मतलब ये है 2 वो मुद्दे छोड़ दिए। हम ना पहले अपना हक का पानी लो और अपने जो है टेरिटरी लो, फिर बात करेंगे राजधानी की। पंजाब सरकार इस मामले में उनका कहना है कि बिना पंजाब से बातचीत किए किस तरह से विधानसभा का इस तरह से बंटवारा किया जा सकता है, दूसरी जगह को ले जाया जाए। पंजाब ऐतराज जता है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ भाई यहीं बनाओ ना भाई। कल को अगर पानी का फैसला होता है, टेरिटरी आती हैं, तो हमारी राजधानी यहाँ रहेगी नहीं रहेगी वो तो बाद की बात है। ये तो तीसरा मुद्दा हमारा। लेकिन आज हम जमीन अपनी दे, इतनी कीमती जमीन बदले में जमीन दे। ये जब ज्ञानचंद जी स्पीकर थे उस समय भी मैंने कहा था और इस बात का मैंने विरोध किया था। सदन में उठाएंगे मामला सर, क्योंकि क्लियरेंस मिल गई है। सदन में कोई आएगा जब भी उठाएंगे ना। तो वो पंजाब सरकार जाने, पंजाब सरकार का काम जाने। लेकिन जब मैं बता चुका हूँ कि हमारे 3 मुद्दे हैं। पहले पानी का फैसला होना चाहिए और टेरिटरीज का फैसला होना चाहिए, फिर ये फैसला। सरकार कह रही है 2026 में परिसीमन हो रहा है, इसके लिए ज़्यादा विधायक हो जाएंगे। अभी तो परिसीमन का वो आएगा, एक्ट आएगा
डिलिमिटेशन एक्ट आएगा, उसके बाद बात करेंगे। तो विषय पिछले 5 साल भी उठाते रहे, और उन्होंने जो अभी भाषण में था कि भेदभाव नहीं करते, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, तो तीर्थार्थ करते हैं जो अपने मूल मंत्र बताते, उसी के अनुरूप ये सरकार काम नहीं करती। और मैंने उसी का उदाहरण दिया और इसी बात को कहा कि बार बार मुख्यमंत्री बार बार सदन में कहने के बावजूद भी इनके ऊपर कुछ नहीं होता, भेदभाव करते हैं, जो है ना इनकी सोच सही है ना कुछ। और इलाके के विकास जो उदाहरण देंगे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का जो आज एक का काम किया, उसको करने, हाँ उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो उनको यही थी, हज़ारों करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल बनाया उसको दुरुस्त करके उसको लोगों के लिए जो समर्पण किया हमने, उसको सही चलाते। इसी तरह चाहे जल भराव की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्कूलों में टीचर नहीं है, चाहे हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, एक सड़क जो हमने मंजूर कर दी थी उसे 10 साल से रोका हुआ है। तो ये अपने आप दर्शाता है कि क्या नीयत इनकी है, और अपना अभिभाषण में किस तरीके की बातें बड़ी अच्छी लिखते हैं, लेकिन धरातल पे उन पर काम नहीं होता। मुआवजा 2022 का बता, आज फिर से जल भरा हुआ, उसका कोई मुआवजा नहीं। आज हमारे जो है परियोजनाएं जो 10-10 साल से लंबित पड़ी हैं कांग्रेस के समय की, उन पे कोई काम नहीं करता। तो हमने तो यही कहा है कि जो बात कही जाए करे विधानसभा में कही जाए कि सबसे बड़ा हमारा महान सदन है, रोड मैप ये सरकार के जो विकास का जो रोड मैप होगा उसे रखने का काम जो है राज्यपाल अभिभाषण में किया गया है। आपको लगता है कि आगे तमाम बातें जो है हरियाणा के विकास की उसके अंदर आई? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण यहाँ पर पढ़ा, कॉपी पेस्ट था पिछली बार वाला। हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे, जो संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं। महिलाएं इंतजार कर रही थी 2100 रुपये की, किसान इंतजार कर रहे थे कि अच्छा टाइम पे मुआवजा जो लिखा गया मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, रोड्स की बात थी, ड्रग्स की समस्या को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। तो मैं समझती हूँ सरकार जो है कतई भी गंभीर इस विषय में नहीं दिखी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार ने, हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, पिछली बार भी हमारे क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया, और अब फिर से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि देखते हैं इस बार आपके यहाँ काम कैसे होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग भी चुने हुए विधायक हैं और अपनी आवाज़ हमने मजबूती से आज रखने का काम भी किया है। आरक्षण में जो वर्गीकरण का मसला था वो भी सदन के अंदर बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक एडवाइजरी आई, हरियाणा प्रदेश सबसे पहला राज्य बना वर्गीकरण को लेकर। कोई बात नहीं, आपने वर्गीकरण कर दिया, हम कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे, लेकिन आप डिवाइड एंड रूल ना करें, उनको भी कुछ देने का काम करें। आप बैकलॉग क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? आप जो है रोस्टर सिस्टम क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों आप जो है उनको नौकरियां निकाल ही नहीं रहे हैं? आप कॉन्ट्रैक्ट में एससीज को रिजर्वेशन दे नहीं रहे हैं? ये तो केवल आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है सरकार की ओर से। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी विषय आया और ये कहा गया कि 1,20,000 कर्मचारी हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो भर्तियां की गई हैं उसमें बिल्कुल पारदर्शिता किसी प्रकार की नहीं है। धक्के से ऑनलाइन करके इन्होंने कर दिया है। एक ही परिवार से 10-10 लोग हैं, हमारे पास लिस्टें हैं, बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंट वे नहीं था उसमें, ना ही उसमें कोई शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल का जो है रिजर्वेशन उसमें फॉलो नहीं किया गया। पहले तो आप कह रहे थे कि केवल मात्र जब तक ज़रूरत है तब तक रखेंगे, तो क्या ये जो 2 लाख पक्की नौकरियां हैं उनके अगेंस्ट आप 1,20,000 को लगा रहे हो? तो सैंक्शन पोस्ट के खिलाफ आप ये जो कर रहे हो। और मैं समझती हूँ बैकडोर से बहुत ज़्यादा जो सरकार ने एंट्री की है, हमारा आज प्रदेश का युवा जो है एम्प्लॉयमेंट की बजाय अंडर एम्प्लॉयड हो गया। और डंकी के माध्यम से सभी ने ये कहा है, डंकी के माध्यम से विदेशों में पलायन जो कर रहे हैं, गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, ज़मीन बेचकर जा रहे हैं। और ड्रग्स, हमने कहा है बिल्कुल प्रशासन के देख रेख में ड्रग्स का जो है कारोबार यहाँ पर पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। विधानसभा की जमीन को लेकर के एनओसी मिली है, जो जमीन अदला बदली करनी थी, तो अब कैसे देखती हैं आप? कोई बात नहीं, ये तो विधानसभा का है, अभी तो यहाँ चल रहा है और उसके बाद देखते हैं कि हम किस प्रकार से विधानसभा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद काफ़ी सारी सीटें भी बढ़ेंगी, तो बड़ी विधानसभा की एक रिक्वायरमेंट रहती है। पर जो हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा हक है वो पूरी तरह से बरकरार रहना चाहिए। आफ्ताब जी, एक हसन खान कब गुस्से में था? मैं तो अपनी बात रख रहा था। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस की हमारी विधायिका बहन सरकार पर बिना वजह आरोप लगा रही थी कि पूरे समाज को बांटने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जबकि इससे पहले ये वर्गीकरण आरक्षण में पंजाब में
1975 से चल रहा है, कर्नाटका में भी चल रहा है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया, बिहार की सरकार ने भी किया, और 1994 से लेकर 2005 तक हरियाणा में भी चला। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो सरकार को बिना बात के झूठी बातों में घेरने का काम करे तो उनका जवाब देना बनता है। वो उनके समय से कहाँ लागू है? उनके समय तो टूटने का काम किया, वो तो स्वर्गीय भजनलाल जी की कृपा हुई थी, और उसी के ऊपर इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर इस वर्गीकरण का सत्यानाश करने का काम किया था। और वो जो बद्दुआएं उन लोगों की हैं, जब इन्होंने पैरवी नहीं की, ऐसा ही हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पंजाब के भी खिलाफ आया था, परंतु पंजाब के लोगों ने रातों रात विधानसभा का सेशन बुलाकर उसको एक्ट का रूप देने का काम किया, जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया कि नहीं नहीं आप ऐसे करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपका साथ दूंगा। साथ देना नहीं था, नीयत में खोट था, वो लोगों ने देख लिया, परंतु उस दिन से आज तक मारे मारे फिर रहे हैं। आज यदि ये लोग हिम्मत करें कि नायब सिंह सैनी जी ने डीएससी को शोषित पीड़ित वर्ग को संरक्षण देने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया, और यदि ये विरोध करते हैं पूरे देश में करो ना विरोध। दे भूपेंद्र हुड्डा जी बयान कि मैं डीएससी का विरोध करता हूँ, दे राहुल गांधी जी बयान मैं डीएससी का विरोध करता हूँ, क्यों नहीं बोलती? आज ये ईवीएम को रोना रोकते हैं, परंतु ये सरकार ईवीएम की खराबी के कारण नहीं बनी, ये डीएससी वर्ग के समर्थन के कारण बीजेपी की सरकार बनी। ये उन लोगों ने बता दिया। जींद के अंदर सरेआम उन्होंने आशीर्वाद दिया नायब सिंह सैनी जी को, आप हमारा आरक्षण देने का काम करें, हम आपकी सरकार बनाने का काम करें। खाद की कमी को लेकर भी काफी मुद्दा उठा, विपक्ष ने आंकड़े मांगे। आज वो बात कर रहे हैं कि लोग खाद की लाइन में लगे हुए हैं। 10 के 10 साल कांग्रेस के राज्य में, पूरे देश में, केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा, वो लोग उस समय गैस की लाइन में लगा के रखे, डीजल पेट्रोल की लाइन में लगा कर रखे, सारे के सारे पावर हाउस पर लोगों के प्रदर्शन हुआ करते थे, बिजली देते नहीं थे। मुआवजे के नाम पर किसान को केवल 2 रुपये और 22 रुपये के 25 रुपये के चेक देने पर भी उनकी लाइन में लगा के रखते थे। वो समय ये लोग भूल रहे हैं। आज केवल वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण छोटी सी समस्या आई थी डीएपी की, उसको भी सरकार ने सॉल्यूट कर दिया है, और बहुत बड़ा कोई क्राइसिस है नहीं, ये लोग पैनिक बना रहे हैं। परंतु वो तो उनको याद है, अपने समय के अंदर जो लंबी लंबी लाइनें 10 की 10 साल लगी रही, नौकरियों की भी लाइन थी, गैस की भी लाइन थी, डीजल पेट्रोल की भी लाइन थी, फसल बेचने की भी लाइन थी, मुआवजा लेने की भी लाइन थी, वो कांग्रेस को कहीं नजर नहीं आ रही है। जी, काफ़ी समय से हमारा इलाका जो है उसके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। तो आज जब मौका मिला, तो हालांकि समय थोड़ा मिला और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने प्रयास किया, जो मेन मुद्दे थे कि उनको मैं सदन में रखूं, और यही उम्मीद करता हूं सरकार से भी कि उन मुद्दों पर अपनी सीरियसनेस सरकार दिखाएगी। और मैंने तो एक बात स्पेशली कही थी कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो हम विपक्ष में हैं तो हम उनकी निंदा ही करें। अगर कोई काम अच्छा सरकार करती है तो हमें उनकी वाहवाही भी करनी चाहिए, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जिस प्रकार से सरकार बनते साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेडिकल कॉलेज हमारे सिरसा के अंदर काफ़ी समय पहले जिसकी घोषणा हुई थी, तो जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि बड़ी जल्द हम इसको शुरू करवा देंगे इसका काम, और 2 साल का टाइम पीरियड इसका रखा गया है कि 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। और आज भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनली भी बात हुई फिर से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि इस 21 तारीख को सिरसा आ रहे हैं और वहाँ नींव पत्थर रखने के लिए हॉस्पिटल का, और ये बहुत बड़ी सौगात हमारे इलाके के लिए होगी। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे कई थे, जिस प्रकार से पिछले 3 साल से हमारे सिरसा के अंदर कोई भी पब्लिक हेल्थ के अंदर काफ़ी कर्मचारी जो नियुक्त नहीं हैं, उस करके सीवरेज की व्यवस्था, पीने वाले पानी की व्यवस्था चरमराई पड़ी थी। नशे का मुद्दा कि किस प्रकार से धड़ल्ले से नशा बिक रहा है। आज राजनीतिज्ञ आदमी को ये तो पता होता है कौन से घर में कितने वोट हैं,
तो क्या ये नहीं पता होता कि कौन से घर में नशा बिक रहा है? क्या पुलिस को नहीं पता होता? सब पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इलाके की जो पुलिस प्रशासन भी है वो नशा तस्करों के साथ मिला हुआ है। और मैं यही आज मैंने मांग करी कि कोई अलग फ्लाइंग बनाई जाए जो कि नशा बेचने वालों पे सख्त कार्रवाई करे। एक ये मेरा मेन मुद्दा था। और उसके साथ साथ एक हमारा बड़ा पुराना मुद्दा है जो हमारे दिंगतानिया माइनर, बम्बूर माइनर, 2 नहरें हमारे सिरसा के लिए बड़े साल पहले भी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी उन्होंने अनाउंस किया था कि दोनों नहरें आपको देंगे। एक का 54 करोड़ के करीब जो खर्चा आना था वो है, एक का 12-13 करोड़ के करीब। तो जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि इसको मैं जल्द करवाऊंगा, लेकिन 70% से ऊपर किसानों की सहमति होनी चाहिए ज़मीन देने के लिए। अब वो 70% सहमति बन चुकी है, कागज़ हमारे किसानों के जमा हो चुके हैं। तो आज यही मैंने मांग उठाई और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द अब वो नहरों का काम भी, उनका निर्माण शुरू होगा। थैंक यू। जय हिंद श्रीमान। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। हाथ पीछे उसके सांस नहीं चल रहा है। भाई साहब